Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on aromatic acid. आज एरोमेटिक एसिड की जो टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये टॉपिक हमारा एरोमेटिक एसिड की यूनिट 4 है और इस यूनिट 4 के अंदर मैं मेनली आज 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं की वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। और वो चैनल के अंदर सभी वीडियोज़ को देखने के बाद भी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर के मन के अंदर कोई भी डाउट एंड कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट एंड टॉपिक रिगार्डिंग है तो उस जगह पे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे क्वेश्चन मेरे चैनल की कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, नहीं तो चाहे तो स्टूडेंट्स मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही साथ आज हम लोग आज के लेक्चर को आगे की तरफ लेके जाते हैं और आज के लेक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देख लेते हैं वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। और जब ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी लेवल में हो और बोर्ड लेवल में हो पूछा जाए तो हमें उसका आंसर किस तरीके से लिखना है और उसका आंसर हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चन ऐसा है जो व्हाई द पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। सो ये दोनों की स्ट्रक्चर को हम लोग ऑब्जर्व करें। दैट मीन्स द पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड के साथ हम लोग यहाँ पर पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करें तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाएंगे जो दोनों स्ट्रक्चर के अंदर हमारे यहाँ पर बेंजीन रिंग होंगे एंड दोनों स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप देखेंगे और दोनों स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन में एक कंपाउंड में फ्लोरीन प्रेजेंट है और दूसरी कंपाउंड के अंदर हम लोग यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट देखेंगे। तो अभी क्वेश्चन ऐसे आ रहा है जो जहाँ पर हम लोग दोनों स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज देख रहे हैं फिर भी पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड के एसिडिसिटी क्यों कम होते हैं पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड से। तो इसे जानने के लिए और समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर के अंदर और भी जानने की जरूरत है। तो हम लोग इस जगह पे जो स्ट्रक्चर को पहले देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ पर पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड। तो इस पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड में हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, जो फ्लोरीन यहाँ पर पैरा पोजीशन में जो कार्बन है उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और इस जगह पे हम लोग देख पाते हैं जो यहाँ पर जो बॉन्ड जेनरेट हुआ इस बॉन्ड में हम लोग जो ओवरलैपिंग देख रहे हैं ये ओवरलैपिंग यहाँ पर 2p एंड 2p ऑर्बिटल के अंदर हो रहा है। अभी हम लोग देख लेते हैं जो पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होना है और उसके अंदर हम लोग कैसे ऑर्बिटल देखेंगे। पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड के जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं पैरा पोजीशन पे जो कार्बन है और ये जो क्लोरीन है ये एक और एक के साथ ओवरलैपिंग की और इस जगह पे हम लोग जो ऑर्बिटल देख रहे हैं ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग हुए कार्बन 2p और कार्बन 2p के साथ यहाँ पर 3p ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग हुए। और इसके साथ ही साथ हमें सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाह रहा हूँ जो हमें एक चीज़ अच्छी तरीके से याद रखना है, जब भी कोई कंपाउंड की या जब भी कोई एरोमेटिक एसिड की एसिडिसिटी की बातें आते हैं तो डेफिनेटली उस जगह पे हमें देख लेना है जो सब्स्टिट्यूएंट उसके अंदर प्रेजेंट है उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कौन सी टाइप की इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। कौन सी टाइप की इफेक्ट मीन्स जैसे हम लोग यहाँ पर पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड एंड पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड देख रहे हैं तो ये दोनों स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कौन सी टाइप के इफेक्ट देखेंगे। जैसे मैंने अभी बोला कौन सी टाइप के इफेक्ट मींस यहाँ पर इफेक्ट के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट के अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाह रहा हूँ जो यू शुड रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व द माइनस आई इफेक्ट दैट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट this will responsible for increasing the acidicity, and if you are going to be observe the plus M effect or the mesomeric effect this will responsible for decreasing the acidicity। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो माइनस आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग देखें तो उस जगह पे वो एसिडिसिटी को इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इन केस ऑफ माइनस आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट which deactivate the ring by pulling the electron towards it and decrease the acidicity, and if we are going to observe the plus M effect or resonance mesomeric effect in that conditions
दे आर द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच एक्टिवेट द रिंग एंड डिक्रीज द एसिडिसिटी। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, इस जगह पे आप एक सिंपल वर्ड एंड सिंगल सेंटेंस में ये चीज़ को याद रखो, और ये याद रखना है जिस कंडीशन में आप माइनस आई इफेक्ट देखेंगे उस जगह पे कंपाउंड और एरोमेटिक एसिड की एसिडिसिटी इंक्रीज होंगे, और जिस जगह पे आप प्लस एम इफेक्ट देखोगे उस जगह पे आप याद रखना है जो उसका एसिडिसिटी क्या हो जाएंगे, उस जगह पे उसका एसिडिसिटी घट जाएंगे। और क्यों ऐसा होंगे मैंने अभी उसका एक्सप्लेनेशन की। अभी बात ऐसा हो रहा है जो पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड की जो बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मैंने अभी बोला पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग जो ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऑर्बिटल में हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कार्बन की 2p ऑर्बिटल के साथ फ्लोरीन की 2f ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग हो रहा है। एंड इफ यू आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व द साइज ऑफ द 2p एंड if you are going to be observe the size of the 2p orbital of fluorine and size of the carbon are near to equal in size। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो 2p orbital of fluorine and carbon are almost equal in size, and due to that reasons only we are going to be observe the plus R effect is stronger in case of पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड को ले रहे हैं तो उस जगह पे 2p ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग हो रहा है, जहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर जो मैंने बोला जो यहाँ पर जो ऑर्बिटल की जो साइज़ है ये दोनों साइज़ इक्वल नहीं है, और यहाँ पर साइज़ इक्वल ना होने के लिए हम लोग यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट की जो इफेक्ट देख रहे हैं वो वीकर है। और इसके साथ ही साथ मैंने अभी बोला हमें क्या देखना है, जिस कंडीशन में प्लस आर इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा होंगी उस जगह पे एसिडिसिटी क्या देखेंगे हम लोग, उस जगह पे उसका एसिडिसिटी कम देखेंगे। और इसी रीजंस के लिए पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड के अंदर प्लस आर इफेक्ट के वैल्यू ज़्यादा होने के लिए हम लोग इसका एसिडिसिटी क्या देखेंगे, इसका एसिडिसिटी कम देखेंगे। और पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड के अंदर प्लस आर इफेक्ट के वैल्यू कम होने के लिए, वीकर होने के लिए हम लोग इसका एसिडिसिटी ज़्यादा देख पाएंगे। एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली वी कैन से द पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। अभी हम लोग देख लेते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, और सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग अभी देख पा रहे हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। अभी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड को दो तरीके से एग्जाम हॉल में पूछा जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाते हैं जो आप बेंजोइक एसिड के रिलेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन करो, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाते हैं जो बेंजोइक एसिड के जो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हो वो पर्टिकुलरली मेटा पोजिशंस पे ही होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है बेंजोइक एसिड क्यों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट दिखाते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं और जानते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। तो जैसे हम लोग जानते हैं जो रेजोनेंस का मतलब क्या है, जो रेजोनेंस का मतलब ये होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होना, दैट मीन्स वी कैन से रेजोनेंस मीन्स द इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशंस। सो बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सपोज इस जगह पे ये तो बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर है। अभी इस बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये वाला जो कार्बन और ये वाला कार्बन को हम लोग यहाँ पर कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 कंसिडर करें, और यहाँ पर जो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है इसे हम लोग ऑब्जर्व करें। और इस जगह पे जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं तो उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाते हैं जो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड में है, और जो ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ खींच लेंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए कार्बन नंबर 1 और 2 के अंदर जो डबल बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 एंड इस कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है इस जगह पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्टेड होंगे 1 एंड 2 नंबर बॉन्ड से, तो उस जगह पे जो सिंगल बॉन्ड हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पर देखा है जो कार्बन नंबर इस जगह पे जो कार्बन और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बन चुका है। और मैंने बोला जो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ खींचेंगे, और खुद के तरफ खींचने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, और टूटने के बाद वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे। तो डेफिनेटली इस जगह पे जब 1 एंड 2 के अंदर डबल बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड टूट चुका है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट चुका है, तो यहाँ पर ये जो पोजीशंस जो हम लोग यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशंस देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घटने के लिए यहाँ पर क्या चार्ज जनरेट हो जाएंगे, प्लस चार्ज जनरेट हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकाल जाते हैं, जिस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी घट जाते हैं, उस जगह पे कौन सी चार्ज जनरेट होते हैं, उस जगह पे प्लस चार्ज जनरेट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो यहाँ पर ऑर्थो
पोजीशन पे प्लस चार्ज जनरेट होंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर दूसरी जब ऑब्जेक्ट ये देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर जो 6 नंबर एंड 5 नंबर के जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड भी यहाँ पर शिफ्टेड होंगे। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्टेड होंगे तो इस जगह पे डबल बॉन्ड जब शिफ्टेड हो जाएंगे तो यहाँ पर पैरा जो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन पे हमारे यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएंगे। और इस जगह पे जो प्लस चार्ज आ जाएंगे, प्लस चार्ज क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो चुका है और डबल बॉन्ड से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है। और जब लॉस हो चुका है तो यहाँ पर पैरा पोजीशंस पे क्या हो जाएंगे? पैरा पोजीशन पे हम लोग यहाँ पर प्लस चार्ज को ऑब्जर्व करेंगे। और उसी के साथ ही साथ हम लोग इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग फिर से प्लस चार्ज देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर बॉन्ड को इस तरीके से अरेंज कर चुके हैं। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, और हम लोग इस जगह पे इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर जो प्लस चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, प्लस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली बेंजोइक एसिड के अंदर दो ही जगह पे हम लोग देख रहे हैं। एक तो हम लोग यहाँ पर ऑर्थो पोजीशंस पे देख पा रहे हैं और दूसरा हम लोग यहाँ पर पैरा पोजीशंस पे देख पा रहे हैं। और हम लोग ये जानते हैं जिस कंडीशन में प्लस चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे है, दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लॉस हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो चुका है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो चुका है। लेकिन हम लोग स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें तो उस जगह पे स्ट्रक्चर में हम लोग मेटा पोजीशंस पे हम लोग कोई भी टाइप के चार्ज को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जब यहाँ पर कोई भी टाइप के प्लस चार्ज को हम लोग मेटा पोजीशंस पे नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है जो मेटा पोजीशंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या देखेंगे? मेटा पोजीशंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देखेंगे। और इसीलिए हम लोग ऐसा सोच सकते हैं और हम लोग इसीलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं और इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, जो बेंजोइक एसिड कैन शो द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट, and for that reason we can say the electron density is more in meta positions because we are not going to observe any charge, and electron density is less in ortho and para position because we are already observed here that the ortho and para positions electron are shifted, and due to that reasons only we can say the benzoic acid can undergo the meta directing group effect। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम लोग प्रूव कैसे करें जो बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट दिखाते हैं। तो उसको हम लोग समझने के लिए एक रिएक्शन से समझ लेते हैं। जब बेंजोइक एसिड के ब्रोमिनेशंस हम लोग रिएक्शंस देखते हैं तो बेंजोइक एसिड ब्रोमीन के प्रेजेंस पे ब्रोमीन के प्रेजेंस पे जब रिएक्शंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो उस जगह पे जो ब्रोमीन आयन जनरेट होते हैं वो ब्रोमीन यहाँ पर मेटा पोजीशंस पे आके जुड़ते हैं और इसके साथ ही साथ जो प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं वो प्रोडक्ट हमारा जनरेट हो जाते हैं 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, और उसके साथ ही साथ वो बाई प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं HBr। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जो बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट नहीं दिखाते तो जो ब्रोमीन यहाँ पर हमारा 3 नंबर पोजीशन और ब्रोमीन जो यहाँ पर हमारा मेटा पोजीशंस पे आके जुड़ के जो प्रोडक्ट हमारा 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड को जनरेट कर चुके हैं वो जनरेट नहीं कर पाते और हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड भी जनरेट नहीं होता। और इससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं जो बेंजोइक एसिड पर्टिकुलरली कौन सी ग्रुप इफेक्ट दिखाते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसी के लिए मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ, जब भी आपको एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे जो बेंजोइक एसिड क्यों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट दिखाते हैं, तो उस जगह पे आप सबसे पहले इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया ये रिजल्टिंग स्ट्रक्चर दिखाओ, और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर के साथ ही साथ आप इस दिखवा पे दिखा दो जो प्लस चार्ज यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे पैरा पोजीशंस पे आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर आप एग्जाम्पल जो मैंने ब्रोमिनेशन रिएक्शंस का दिखाया वो दिखा के आप प्रूव करवा दो जो बेंजोइक एसिड क्यों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट दिखाते हैं। और इस जगह पे क्वेश्चन को आपका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड बोले और क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप वही आंसर को, उस क्वेश्चन के आंसर को भी जैसे मैंने यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट क्यों दिखाते हैं बेंजोइक एसिड, वही सेम आंसर से आप एक्सप्लेनेशन आपका फाइनल एग्जाम में कर सकते हो। अभी जो तीसरा क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो हम लोग जब एसिडिसिटी की बात करेंगे फेनॉल एंड बेंजोइक एसिड की, तो क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है यहाँ पर कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो इस जगह पे ये एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, आप पहले इमेजिन करो बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। आप पहले इमेजिन करो जो फेनॉल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो फेनॉल के स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे हम लोग? फेनॉल के स्ट्रक्चर में हम लोग एक बेंजीन रिंग देखेंगे और उस बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सी ग्रुप जुड़ा रहते हैं? OH ग्रुप जुड़ा रहते हैं। और जब आप बेंजोइक एसिड की बात करोगे तो उस जगह पे बेंजोइक एसिड में आप क्या देखोगे? बेंजीन रिंग देखेंगे और उस बेंजीन रिंग के अंदर आप एक कार्बोक्सिल ग्रुप देखोगे। इस जगह पे ये बोलने से पहले, इस एसिडिसिटी के बारे में बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं लास्ट वीडियो में एरोमेटिक एसिड की जो यूनिट नंबर 3 था उस जगह पे मैंने बोला था जो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग एसिड एंड हायर एसिड उसे बोलते हैं
जो कंपाउंड, जो एरोमेटिक एसिड और एल्फेटिक एसिड क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोटॉन को लॉस कर सकते हैं। इसका मतलब फेनॉल के अंदर OH है, मतलब यहाँ पर एक प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन लॉस हो सकता है। बेंजोइक एसिड के अंदर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कार्बोक्सिल ग्रुप है, मतलब वहाँ से भी प्रोटॉन लॉस हो सकते हैं। इसका मतलब फेनॉल और बेंजोइक एसिड हो, दोनों के दोनों प्रोटॉन लॉस कर सकते हैं, और इसी रीजंस के लिए फेनॉल भी एसिडिक है और बेंजोइक एसिड भी एसिडिक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है जो दोनों के दोनों एसिडिक है कि नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है जो यहाँ पर मोर एसिडिक कौन है। तो इसके आंसर हमें जानना है और समझना है, तो हमें ये दोनों स्ट्रक्चर के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जाना है। जब हम लोग फेनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाएंगे तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाएंगे, जो फेनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद फेनॉल जो स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। और इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर हम लोग ऑब्जर्व करें तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाएंगे जो नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है थ्रू आउट द बेंजीन रिंग। लेकिन यही चीज़ जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे बेंजोइक एसिड के अंदर तो उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे जो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर ही हम लोग देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को ये याद करवाना चाहता हूँ जो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सो हम लोग जब यहाँ पर फेनॉल की बात कर रहे हैं तो फेनॉल के ऊपर ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक ही ऑक्सीजन एटम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और वो एक ही ऑक्सीजन एटम के ऊपर ही हम लोग यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आ रहा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज हम लोग किस में ज़्यादा देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो यहाँ पर जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देख रहे हैं और 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। लेकिन जब फिनॉल की बात कर रहे हैं वहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बेंजोइक एसिड में 2 ऑक्सीजन है तो उस जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज़्यादा होगा। और हमें ये चीज़ याद रखना है जिस जगह पे कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़्यादा कैरी कर रहा है उस जगह पे उस कंपाउंड के लिए ईजी होते हैं, वो इजीली प्रोटॉन को लॉस कर पाए। और यहाँ पर बेंजोइक एसिड के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही इजीली प्रोटॉन को लॉस कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं जो भी कंपाउंड और जो भी एरोमेटिक एसिड और जो भी एल्फेटिक एसिड इजीली प्रोटॉन को लॉस कर सकते हैं वो अपनी एसिडिसिटी ज़्यादा दिखाते हैं। और बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेनॉल के हिसाब से ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है जहाँ पर फेनॉल में एक ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज देख रहे हैं। और फेनॉल के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज ज़्यादा होने के लिए वो इजीली प्रोटॉन को लॉस करेंगे कंपैरेटिवली फेनॉल से। और इसी रीजन्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं और हम लोग इसे समझ सकते हैं जो बेंजोइक एसिड क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं कंपेयर टू फेनॉल से। अभी हम लोग लास्ट पॉइंट पे देख लेंगे जो रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के जब रिएक्शंस हम लोग देखेंगे तो इस रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो व्हेनेवर द बेंजोइक एसिड इज रिएक्ट विद द एल्काली मेटल ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट इट गिव द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। यहाँ पर हम लोग बेंजोइक एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शंस कर रहे हैं तो जनरली क्या होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइजेशंस हो जाएंगे। आयनाइजेशंस होने के बाद यहाँ पर Na+ और OH- आयन जनरेट होंगे। और बेंजोइक एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिल ग्रुप हम लोग देख रहे हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, COO- और H+ आयन जनरेट होंगे। जो H+ आयन यहाँ पर OH के साथ जुड़ने के बाद वो H2O जनरेट करेंगे और यहाँ पर COO- आयन Na के साथ जुड़ने के बाद यहाँ पर वो सोडियम बेंजोएट को जनरेट कर लेंगे। सेकेंड जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं और रिएक्शंस देख रहे हैं, यहाँ पर बेंजोइक एसिड readily form as an ester when it is reflux with alcohol in the presence of small quantity of concentrated sulfuric acid और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सेम टाइप की रिएक्शन से जो COOH जो बेंजोइक एसिड के अंदर है, यहाँ पर आयनाइजेशंस के बाद वो H+ आयन को रिमूव करेंगे और यहाँ पर OH निकलेंगे C2H5 से। तो H और OH जुड़ने के बाद वो H2O को जनरेट करेंगे और COO- आयन C2H5 के साथ जुड़ने के बाद वो यहाँ पर स्टार को जनरेट कर लेंगे। अभी हम लोग देख ले पा रहे हैं whenever the benzoic acid can react with the phosphorus pentachloride they are going to be generate as an benzyl chloride और उसके साथ ही साथ वो बाई प्रोडक्ट को जनरेट करेंगे in the form of HCl और POCl3।
बेंजोइक एसिड कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन जब बेंजोइक एसिड को हम लोग सोडा लाइम के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे, और इस रिएक्शंस में जब बेंजोइक एसिड सोडा लाइम के साथ रिएक्शंस करेंगे तो उस कंडीशन में वो बाई प्रोडक्ट के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट को भी जेनरेट करेंगे। एंड जब बेंजोइक एसिड को हम लोग एमोनिया के साथ रिएक्शंस करेंगे तो वहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट हमारा बेंजामाइड जेनरेट होंगे, और फाइनल प्रोडक्ट बेंजामाइड जेनरेट होने से पहले यहाँ पर जो NH3 है, ये NH3 यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे। और मैंने बोला यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों जेनरेट होंगे, क्योंकि बेंजोइक एसिड के आयनाइजेशन करने के बाद वो सिर्बोलो माइनस NH+ आयन को जेनरेट करते हैं, और AH+ आयन NH3 के साथ जुड़ने के बाद वो NH4 को जेनरेट करता है, और NH4 यहाँ पर सिर्बोलो माइनस जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ जुड़ने के बाद वहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर एमोनियम बेंजोइड जेनरेट होंगे, और इस एमोनियम बेंजोइड को जब हम लोग हीट करेंगे तो वो बेंजामाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर ये चीज़ याद रखेंगे, जैसे बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिल के लिए होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए रिएक्शंस दिखा सकते हैं, उसी तरीके से रिएक्शंस ऑफ फिनाइल ग्रुप के भी हम लोग देख पाएंगे। बेंजोइक एसिड की अंदर हम लोग मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, और जब बेंजोइक एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हिसाब से बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शंस, हैलोजेनेशन रिएक्शंस देख सकते हैं, और इसे हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं उसका रिएक्शंस जब करेंगे वहाँ पर प्रोडक्ट क्या जेनरेट होंगे। जैसे मैंने अभी बोला, बेंजोइक एसिड स्पेसिफिकली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट दिखाते हैं, और जब हम लोग यहाँ पर फिनाइल ग्रुप रिएक्शंस और फिनाइल ग्रुप की रिएक्शंस देखेंगे यहाँ पर हर जगह पे हम लोग यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट ही ऑब्टेन करते हुए देख पाएंगे। जैसे बेंजोइक एसिड के साथ जब हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शंस कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं नाइट्रेशन रिएक्शंस में नाइट्रोनियम आयन की जरूरत होते हैं, और नाइट्रोनियम आयन के लिए हमें क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर हमें नाइट्रिक एसिड की जरूरत है, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं नाइट्रोनियम आयन जेनरेट हो चुका है और यहाँ पर वो मेटा पोजिशंस पे आके जुड़ चुके हैं। जब सल्फोनेशन रिएक्शंस कर रहे हैं तो हमें सल्फोहाइड्रिल ग्रुप SO3H आयन की जरूरत है, और SO3H आयन हम लोग जेनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किए, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट के हिसाब से यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग और मेटा सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पर बेंजोइक एसिड जेनरेट हो चुके हैं। और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट पे हम लोग देख पा रहे हैं, ब्रोमिनेशन रिएक्शंस भी यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कर रहा है, बेंजोइक एसिड कर रहा है, और हम लोगों ने लास्ट पॉइंट पे भी देखा जब ब्रोमिनेशन रिएक्शंस करते हैं तो बेंजोइक एसिड रिएक्शंस करने के बाद वो यहाँ पर 3 ब्रोमोबेंजोइक एसिड जेनरेट कर सकते हैं। तो ये तीनों जगह पे हम लोगों ने देख लिया जो रिएक्शंस ऑफ फिनाइल ग्रुप इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, और जब ऐसे रिएक्शंस करते हैं बेंजोइक एसिड नाइट्रेशन रिएक्शंस, हम लोग बेंजोइक एसिड के सल्फोनेशन रिएक्शंस एंड हैलोजेनेशन रिएक्शंस, तीनों की तीनों रिएक्शंस देखे, और तीनों रिएक्शंस में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया जो ग्रुप यहाँ पर जेनरेट हो रहा है, मीन्स यहाँ पर नाइट्रोनियम और NO2 आयन और SO3H और Br, ये सभी के सभी यहाँ पर मेटा पोजिशन पे जुड़ा, और सभी केसेस में यहाँ पर मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जेनरेट हुए। और ये क्यों जेनरेट हुआ वो मैंने लास्ट पॉइंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन की, और हम लोगों ने देख लिए ये इसका आंसर को, और इसको हम लोग समझ लिए जो ऐसा क्यों होते हैं। तो आज की ये वीडियो में ये 4 पॉइंट ही मुझे बोलना था, और जिस 4 पॉइंट के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन मैंने अभी किए, और मेरा एक्सपेक्टेशन ये है जो सभी स्टूडेंट्स ने या सभी व्यूअर ने इसे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और फिर भी अभी भी ये जो पॉइंट और 4 पॉइंट के बारे में मैंने डिस्कस किए ये अभी भी कोई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया तो फ्रीली वो मुझे क्वेश्चन मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे वो मेल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाह रहा हूँ, ये एरोमेटिक एसिड की यूनिट 4 है, और यूनिट 5 में हम लोग एरोमेटिक एसिड की और भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे और उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।